चलिए, एक बात आप लोगों से करनी है ये कि निबंध आपको केवल पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या कि क्लास में भी लिखेंगे? आप लिखेंगे? वो भी मैं शुरू कर देता हूँ कि क्लास में मैं उसे आपको लिखाऊंगा, डिक्टेट कराऊंगा, तो उसका फायदा होगा। वह भी कर देते हैं। अब है कि आप कह रहे हैं कि एक संक्षेपण हमको लिखकर बता दिया जाए, यही है ना? कोई संक्षेपण है आपके पास? दीजिए। देखिए, ये प्रश्न है, ऑनलाइन के भी जो स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे। ये संक्षेपण का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, 6 है। यह है कि दिया हुआ अवतरण एक दिया गया है, मतलब गद्यांश दिया गया है। इसका 100 शब्दों में संक्षेपण करना है और इसके लिए एक शीर्षक देना है। तो पहले मैं सरल प्रक्रिया से शुरू करता हूँ। शीर्षक यद्यपि अंत में दिया जाता है जगह छोड़कर, लेकिन मैं सरल प्रक्रिया से ही शुरू करता हूँ। आप देखिए,
देखिए, सबसे पहले मैं शीर्षक दे रहा हूं। अगर ये बॉक्स पैटर्न में पूछते हैं तो प्रायः यह उम्मीद किया जा सकता है इधर से हमें 4 बॉक्स मिलने वाले हैं। ऐसे हमें 4 बॉक्स मिलने वाले हैं समान स्थिति के, उसमें कोई बॉक्स छोटा या बड़ा नहीं। इधर से हमें 4 बॉक्स मिलेंगे। अगर पेज साइज बड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में 5 बॉक्स मिल सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमारा शीर्षक, जैसे शीर्षक तो बाद में देना है, तो ऊपर का 5 बॉक्स पहले छोड़ कर रखें। समझ में आ रहा है? 4 या 5 जो भी है उसको छोड़ कर रखें। अब है कि ऊपर 4 ही बॉक्स है, अगर तो हम 4 शब्द से अधिक का शीर्षक नहीं दे पाएंगे। पहला कंसेप्ट ये है कि शीर्षक को निचले बॉक्स में उतारना ही नहीं। जैसे ये शीर्षक यहां तक नहीं आएगा, जैसे प्रौढ़ शिक्षा की असफलता के कारण, यह भी एक शीर्षक हो सकता है, लेकिन हम शीर्षक को शीर्ष पर ही रखेंगे, नीचे उतारेंगे ही नहीं। हमें बुद्धि लगाकर उसी में कंप्रोमाइज करना होगा। अगर 4 बॉक्स है और मेरा शीर्षक 2 शब्द का होता है, ऐसा भी होगा, तो 2 शब्द का होता है तो इधर एक बॉक्स छोड़ देंगे, इधर एक बॉक्स छोड़ देंगे और इन दोनों में लिखेंगे। राइट? हमारा शीर्षक अगर 1 शब्द का होता है तो 4 बॉक्स है, तो हम किधर से भी छोड़े, 5 बॉक्स होता तब तो बीच में आ जाता हूं। 5 बॉक्स होगा तो 1 शब्द बीच में आएगा, लेकिन 4 बॉक्स होगा तो उस 1 शब्द के साथ उसको बीच में लाने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हम पहला बॉक्स छोड़कर लिख देंगे। अगर 3 शब्द के शीर्षक आ रहे तो जैसा मैंने किया है वैसा करना है। अगर 4 शब्द के शीर्षक आ रहे तो ऊपर का 4। अब ध्यान देना है, जब ऊपर का 4 ले लेंगे शीर्षक तो संक्षेपण करते हुए पहला बॉक्स छोड़ देना अनिवार्य होगा, ताकि शीर्षक और संक्षेपण का अंतर समझ में आए। आप कह सकते, तर्क दे सकते कि सर ऐसा करते हैं कि शीर्षक के बाद का ये 4 बॉक्स खाली छोड़ देते, इस शीर्षक अलग दिखेगा और संक्षेपण अलग दिखेगा। मैं कहूंगा ये साइंटिफिक नहीं है। आसान तो है लेकिन वैज्ञानिक नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि शीर्षक हमने यहां से शुरू किया है या इधर दिया है 1 में, तो हम यहीं से शुरू हो जाए। अगर शीर्षक यहां से है तो हम इसको छोड़ देंगे और यहां से शुरू।
ये प्राथमिक बात समझ में आ गई आप? ये बात समझ में आ गई? खाली रहेगा तो शीर्षक को अलग दिखला देगा कि शीर्षक के फर्स्ट पर, लेकिन शीर्षक चारों में भरा हुआ है तो हम इधर से एक छोड़ देंगे। हाँ, डिफरेंस दिखलाना है कि ये शीर्षक है और ये अवतरण का संक्षेपण है। नहीं, पूरा नहीं छोड़। समझ में आ गया? आप देखते हैं कि क्या संक्षेपण इसका कर सकते हैं। अब लिखना है, आप लिख कर देखिए कहां तक हम लोग जाते हैं। हमारे देश में निरक्षर प्रौढ़ों की बहुलता है। अब प्रौढ़ शिक्षा के क्रियान्वयन में दो प्रमुख बाधक है। एक कुशल शिक्षकों का अभाव और दूसरा मेहनत कश किसानों के लिए किसानों के लिए उपयोगी शिक्षा का अभाव। फलतः प्रौढ़ शिक्षा विफल हो जाती है।
एक कुशल शिक्षकों का अभाव और दूसरा मेहनत कर किसानों के लिए। एक कारक चिन्ह एक में लिख सकते हैं, के लिए उपयोगी शिक्षा का अभाव, फलतः प्रौढ़ शिक्षा विफल हो जाती है। यदि ऊपर मिटाएं, फिर बाद में आप गिनकर बताइएगा कि कितने बॉक्स, तब उससे शब्द गिनती हो जाएगी आसान। यदि शिक्षा को कृषि आधारित बनाया जाए और उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाए तो प्रौढ़ शिक्षा सफल हो सकती है। हरित हरित क्रांति की उपलब्धि हरित क्रांति की उपलब्धि इसका प्रमाण है।
दैट्स ऑल। अब जो शीर्षक के 3 शब्द हैं उनको आप छोड़ दीजिए और बॉक्स गिनकर बता दीजिए कि कितने बॉक्स हैं। कितने शब्द हुए? मतलब इधर से 16 है, इधर से 4 है, 63, 62 आ रहा है। कितना कह रहा है आपको? 100 से। अब मुझे आप बताइए कि कौन सी महत्वपूर्ण बात मैंने छोड़ दी है, ये आप फाइंड करके बताइए अपना अपना गद्यांश देकर, और मैं सॉल्यूशन देता हूं। अपना अपना गद्यांश देखकर आप ये बताइए कि कौन सी महत्वपूर्ण बात मैंने छोड़ी, इनोसेंटली और बोल्डली। मतलब इसमें डरना नहीं है। जो इस प्रक्रिया से संक्षेपण होता है उससे मैंने किया ही नहीं। मैंने केवल मेमोरी में डालकर बातों को लिखा है, मैंने कोई अभ्यास नहीं किया है। तो अभ्यास करने से इसमें जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन एट ए ग्लांस एकाएक हमने संक्षेपण किया, उसका क्या परिणाम आने वाला है ये देखते हैं। कि आप फाइंड करिए अपने अपने गद्यांश में आपकी दृष्टि में कौन सी महत्वपूर्ण बात मैंने छोड़ी। पढ़ाई, कमाई, मनोरंजन और नागरिक शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा। चलिए, और श्रम साध्य जीवन। चलिए, मुझे लगता है कि जितनी क्वेरीज थी लगभग अब आ गई। पहला श्रम साध्य जीवन देखते हैं। क्या उसमें मेहनत कश किसान लिखा गया है गद्यांश में? तो उनका जीवन श्रम साध्य होता है, ये मेहनत कश से पूरा हो गया। एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, मतलब ये छूटा नहीं है, ये उसमें है। चलिए, मजदूर जब मेहनत कश है तो जीवन अपने श्रम साध्य हो जाएगा। मैं उस पर आ रहा हूं, मनोरंजन भी यहाँ लिखा हुआ है ना। वो मतलब वो टॉपिक मनोरंजन आया हुआ है ना, मुझे डील करने दीजिए, उसके बाद फिर आप बात। वो सब मेरे मेमोरी में वो घूम रहा है कि वो बड़े हैं
पढ़ने से भागते, कक्षा में बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब देखिए आप, चलिए कक्षा में बैठना अच्छा नहीं, अब देखिए पढ़ाई और कमाई की बात। तो जो ही प्रौढ़ शिक्षा को कृषि कार्यक्रमों से जोड़ेंगे तो उनकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी उस शिक्षा, तो वो पढ़ाई भी करेंगे और कमाई तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आई या नहीं आई आपके ध्यान से कि प्रौढ़ शिक्षा को यदि कृषि आधारित बना दिया जाए तो ये सफल हो सकती है। ये कहा गया है या नहीं कहा गया? कहा गया। तो पढ़ाई और कमाई की बात ही हो गई। अब आप देखिए, ये मनोरंजन को आप लीजिए। अब देखिए, ये पूरा गद्यांश मेरे पास दीजिए, जो अभी हमने लिखाया, नहीं हमने जो लिखाया वो दीजिए। हमारे देश में निरक्षर प्रौढ़ों की बहुलता है। अब प्रौढ़ शिक्षा के क्रियान्वयन में दो प्रमुख बाधक है, एक कुशल शिक्षकों का अभाव और दूसरा मेहनत कश किसानों के लिए उपयोगी एक नहीं, ये उपयोगी शिक्षक का अभाव नहीं होगा, शिक्षा का अभाव, उपयोगी शिक्षा का अभाव। तो जो ही उपयोगी शिक्षा लागू होगी अपने आप उनका मनोरंजन होगा। अगर हम किसानों के लिए उपयोगी शिक्षा लाएं, कृषि आधारित शिक्षा लाएं, तो अपने आप उनका मनोरंजन हो जाएगा। यदि शिक्षा को कृषि आधारित बनाया जाए और उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाए तो प्रौढ़ शिक्षा सफल हो सकती है। हरित क्रांति की उपलब्धि इसका प्रमाण है। तो यहाँ जितनी बात आप कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक दिख रहा है, ये टॉपिक दिख रहा है जो छूटा हुआ, तो उस टॉपिक को आप यहाँ देखते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है, मूल विषय के साथ वो कितना चल रहा है। अब यहाँ से उसको फाइंड करते हैं। अब देखिए इसको, अब लीजिए इसको, अब वही मैं भी फाउंड करूंगा कि क्या हो सकता है उसमें। तो दूसरा, जहां मेहनत कश है, मेहनत कश आया है, तो मेहनत कश किसानों के लिए, यही है ना। अब मेहनत कश एक लगा दिया जो उनके श्रम साध्य जीवन को बताता है। मेहनत कश तथा उबाऊ कक्षा से कन्नी काटने वाले किसानों के लिए
अगर इतना जोड़ दिया, उबाऊ कक्षा मतलब कक्षा उनके लिए उबाऊ होती है। कैसे होती है इसको डिफाइन नहीं करना है। अगर इतना जोड़ दिया तो ये चीज फुलफिल हो गया। अब इस अंश को देखते हैं कौन सा एक, नागरिक शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा कहाँ आया। लास्ट में है क्या? समझ। अब ये लिख दिया। अब इस सेंटेंस को जोड़कर वहां जोड़कर पूरा कब करके इस सेंटेंस को केवल पढ़कर हमें सुनाइए। इसको उसमें जोड़ लीजिए छोटे अक्षरों में, फिर से आप लिख लीजिएगा, उसको रीराइट कर लीजिएगा। अब उसको थोड़ा सा एडिशन कि मेहनत कश तथा उबाऊ कक्षा से कन्नी काटने वाले किसानों के लिए उपयोगी शिक्षा का अभाव अच्छा, पूर्ण विराम है ना? अभाव तो वाक्य कैसे बनेगा वो? तो वाक्य को पहले से पढ़िए, जैसे वाक्य ही गठन नहीं हो रहा, जुड़ेगा कैसे? तो उपयोगी शिक्षा का अभाव, उसके बाद पूर्ण विराम होगा। फलतः प्रौढ़ शिक्षा विफल हो जाती है। अब वहां से एक लाइन और फ्रेम कर दीजिए। यही स्थिति कस्बों और नगरों की भी है। यही स्थिति कस्बों और नगरों की भी है। कितना जोड़ लीजिए। अब ये 100% परफेक्ट हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि कस्बों और नगरों में भी जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलते हैं वो उनके लिए व्यवहारिक नहीं होते। जैसे बुजुर्ग आदमी क्यों पढ़ेगा? जब उस पढ़ाई से उसे कोई लाभ होगा। ज्ञानार्जन के लिए अब पढ़ने का वक्त उसके पास नहीं है। उसके बाद जस्ट बाद, अब उसके बाद का फिर वाक्य पढ़ दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक जुड़ा हुआ है। अब वो आगे ठीक जुड़ा हुआ है, तो बस इतना आपने करेक्शन दे दिया। अब शब्द काउंट कर लीजिए कितना बढ़ा।
कितना हो गया? मतलब 100 के नीचे, तो जो आएगा हम उतना लिख देंगे। यही स्थिति अभाव पूर्ण विराम प्रौढ़ फलता प्रौढ़ शिक्षा विफल हो जाए। यही स्थिति कस्बों और नगरों की भी है। पूर्ण विराम उसके बाद जो है सो यदि से शुरू सॉल्यूशन दे दी। अब इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं छूटी। तो मैंने भाषा की कसावट में डाला, तो मैं यहां हूं, आप ये कसावट नहीं लेंगे तो 2, 4, 5, 10 शब्द और बढ़ेंगे तो भी आप टारगेट के आसपास ही रहेंगे, आप इधर उधर नहीं। जैसे ही ये शब्द 63 आया तो ये रिजल्ट भी मेरे सामने आ गया कि कुछ लॉस हुआ है। कुछ लॉस हुआ है, ये 63 बता रहा है कि कुछ न कुछ लॉस हुआ है। तो इसीलिए ये संक्षेपण की जो प्रक्रिया है इसमें छूट होती है कि हम रफ वर्क लिखकर और संक्षेपण कर सकते हैं और फिर उसको काउंट करके फटाफट देख सकते हैं हम कि हम टारगेट के आसपास है कि ज्यादा पीछे। ज्यादा पीछे है तो रिव्यू करना है कि हमने क्या छोड़ दिया। परफेक्ट संक्षेपण तभी होगा। लेकिन समस्या ये आती है उस समय कि स्टूडेंट को इतना टाइम मिलता नहीं। तो अभी जब हम ये अभ्यास में करेंगे, जैसे अभी हमने फाइंड किया, एकाएक किया, कोई मेरी तैयारी तो नहीं थी, आपने जो दिया है उसको मैंने किया और इनोसेंटली आपको बताया कि क्या मैंने लॉस किया, क्या मैंने नहीं किया। क्योंकि मैं तो सिर्फ मेमोरी में लेकर, सामने भी नहीं है पेज, मेमोरी में लेकर सडन में डाल रहा हूं, तो किसी की मेमोरी 100% कवर करेगी, यह सरासर झूठ है। वो चाहे कोई भी हो। शिक्षण का सिद्धांत कहता है कि शिक्षक जो स्टूडेंट को बताता है, स्टूडेंट उसका मैक्सिमम 30% ही रख पाता है, मैक्सिमम। अब उसके अलावा आप जितने विचलित रहेंगे परसेंटेज उतना कम होता जाए। ये बात मैं आपकी जगह बैठ जाऊंगा और आप पढ़ाएंगे तो मुझ पर भी लागू कि जितना आपने मुझे बताया है उसका मैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ में सुनूंगा, तो आफ्टर दैट 1, 2, 4 घंटे के बाद उसका 30% ही मैं रख सकता हूं, अगर मैं अपवाद व्यक्तित्व तो नहीं हूं। मतलब कोई लोग ऐसे वास्ट मेमोरी के होते हैं जिनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे जो सबसे बड़े भाई है उनको आप पूरे टोले में, गांव में टोला होता है, मोहल्ला में, पूरे टोले में एकाएक किसी की जन्मतिथि पूछी, वो तुरंत रिप्लाई देंगे और चेक करके जाके देख लीजिए उसके घर के रजिस्टर में अगर उसने लिखा होगा तो उसकी जन्म तिथि या दिन वही होगा जो उन्होंने कहा।
और ये हम लोग जीवन भर में भी नहीं कर सकते। मेरी स्थिति है कि मैं आज आपसे नाम पूछूंगा, कल ही आपका नाम पूछूंगा, और उनकी स्थिति एकदम अपोजिट है। वो राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी, आंकड़ों के बारे में भी, साइंस की चीजों के बारे में भी, अलजेब्रा अर्थमेटिक के बारे में भी, और सोशल दायरे, ऐसे किसी के दूसरे के बेटे का जन्मदिन क्या है, इससे मेरा कितना और कहां तक लेना देना हो सकता है। तो क्या वो रट्टा मारते हैं? वो केवल सुनते हैं कि अमुक के यहाँ टोले मोहल्ले में लोग चूरे होते हैं, तो कोई भी विशेष खबर तुरंत आग की तरह फैल जाए। तो जैसे हमने सुना वैसे उन्होंने भी सुना कि अच्छा अमुक को पोता हुआ है, लेकिन उनकी मेमोरी में वो इतना प्रिजर्व होता है कि उस पोते का जन्मदिन और दिनांक दोनों वो बता देंगे। और फैमिली में बार बार चेक किया गया है कि टाइम सहित बता देते हैं। मेरे पिताजी कब गुजरे थे इस भी मुझे याद है, लेकिन दिन तारीख याद नहीं। माँ कब गुजरी थी इस भी मुझे याद है, दिन तारीख याद नहीं। लेकिन उनको वो दिन भी, वो तारीख भी, विक्रम संवत की तारीख भी, वो तृतीया थी कि चतुर्थी थी, ये भी उनके मेमोरी में अपने आप है। तो फिर भी बहुत ऊंचाई पर वो नहीं गए जहां वो जा सकते थे। केवल बैंक मैनेजर होकर कोऑपरेटिव बैंक के और रिटायर हो गए, उसके लिए वो बने ही नहीं थे। पिताजी मेरे बहुत पहले गुजर गए, वो 9वीं कक्षा में थे तो परिवार का दायित्व उन पर आ गया। तो फैमिली को चलाने में और बचाने में उन्होंने अपनी आहुति दे दी इंटेलिजेंसी की। वो बहुत ऊपर जाने वाले लोगों में से। वेरी सिंपल धोती कुर्ता पहनते, आज भी उस उम्र में भी हम लोगों से ज्यादा एक्टिव है। हाई स्कूल का टीचर अगर आज भी कहीं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में फंसेगा, हमारे गांव के हाई स्कूल का टीचर, तो बच्चे को बेहिचक कहता है कि एक बार लाल दो बाबू से समझ, जबकि वो केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़े हुए उनको कितने बरस हुए उसकी अब गिनती करनी पड़े। कोई प्रैक्टिस नहीं, खेती गृहस्थी का काम करते हैं रिटायरमेंट के, किताब कॉपी से कोई लेना देना नहीं। कितना मन हुआ है उनके मन में ही रहता है, इसलिए लिखने की जरूरत। कौन मजदूर कितना दिन काम किया है उनके मेमोरी में ही रहता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। तो अपवाद के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरल पीपुल ओनली मैक्सिमम 30% ही ग्रिप में रख सकते हैं। तो ये संक्षेपण की प्रक्रिया है, इससे आप समझ गए। अब लास्ट जो है, लास्ट जो हमें करना है वो ऐसे करना है कि संक्षेपण हमारा यहाँ लास्ट हुआ था। अब जो हमारे बॉक्स हैं यहाँ हमें लिखना है कूलाम्स के साथ जब लागू हो तब, इसमें लागू ही नहीं हो रहा है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 100 शब्दों, तो यहाँ नहीं लिखना है, जहां नहीं रहेगा वहां लिखना है। तो इसमें तो ये लागू नहीं हो रहा है, लेकिन मैं प्रॉपर प्रक्रिया बता रहा हूं। जहां नहीं दिया होगा वहां 2 स्टेप होगा, मूलांश के सब। अब जो भी है 300 है, 350 है, 400 है, जो भी है वो लिख लीजिए।
संक्षेपण के शब्द देखिए 4 बॉक्स में ही आएंगे। ये एकदम 4 बॉक्स में ही आएंगे पक्का, कोई बॉक्स इसमें खाली रह ही नहीं सकता। अब मूलांश के शब्द लिखते हुए और रैंडमली गिनना है, 2 4 5 इधर उधर हुआ तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको दोबारा गिनना ही नहीं। एक बार फटाफट फटाफट गिन लिया, जो आया उसको लिख दे। वो 5 जैसे 50 शब्द के अंतर की गलती तो आप नहीं करिएगा, 25 शब्द के अंतर की गलती तो करिएगा नहीं, अरे 2 4 शब्द के ही अंतर की गलती ना आप करिएगा। तो इसको वो माइंड नहीं करेगा संक्षेपण के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन इसको वो 100% माइंड करेगा। अगर आपने अभी कितने शब्दों में किया, आपने मान लीजिए 78 में किया है, तो आपने 78 नहीं लिखकर अगर नजदीकी संबंध दिखलाने के लिए 98 लिख दिया है, उसने अगर गिन दिया तो वो छोड़ेगा नहीं। इसको सीधे चीटिंग का मामला मानता है एग्जाम। इस मामले में वो बहुत सेंसिटिव होता, उसका ईगो उसी समय खड़ा हो जाएगा, वो ये स्टूडेंट मुझे चिट करना चाहता है, ये एग्जैक्ट ही करना है। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं चलेगा, इसमें चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। और ये बात है मूलांश का शब्द जब लिखा रहेगा कि निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण कीजिए और एक शीर्षक दीजिए, तो जब उसने कहा ही नहीं कितने शब्दों में, तब गिनिएगा तब न पता चलेगा कि इसका 1/3 हम कितना लिखेंगे। जैसे 500 शब्द है कि 400 है, ये काउंट नहीं करिएगा तब तक 1/3 आप लिखिएगा कैसे। तो वैसी स्थिति में वो दोनों आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये लिबरल है, इसमें 1 2 4 5 इधर उधर हुआ तो ये चलेगा, क्योंकि इसमें उसका लस्ट नहीं है। एक्यूरेसी में करने की इसको भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। इसे संदेह नहीं कीजिएगा, 4 बार गिनिएगा तो बहुत टाइम लॉस कर दीजिएगा ना आप। उससे ज्यादा 4 बार पढ़िएगा तो आप अच्छा संक्षेपण करिएगा। तो वैसी स्थिति में अगर ये लिखना हो तो रेंडमली एक बार काउंट करना है और जो आया वो लिख दे। लेकिन आपने जो लिखा है उसको एकदम प्रॉपर ही काउंट करना है। बॉक्स रहेगा तब तो बहुत इजी हो जाएगा काउंट करना। जैसे इधर से 4 हमने गिन लिया कि फिक्स है, इधर से 12 हमने गिन लिया, 12 गुने 4, तब एक एक शब्द हमको गिनने की जरूरत नहीं हो। लेकिन अगर बॉक्स नहीं दिया है तब तो एक एक शब्द हमें गिनना पड़ेगा और गिनकर लिखना पड़ेगा। ये संक्षेपण का पाठ है महत्वपूर्ण, इसको आप कभी भी एस्केप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अगर उसको नहीं लिखते हैं तो उसको गिनना पड़ेगा। और वह गिनेगा तो जितना समय आप खाइएगा उतना अंक आपका वो खाएगा, सीधा सीधी। इसलिए ये दिखलाना, अगर लिखा हुआ है कि 100 शब्दों में संक्षेपण कीजिए और ठीक 100 में आपने किया है तो भी ये लिखना ही लिखना है।
संक्षेपण के शब्द डैश इसी में 100। हाँ, मूल्यांश का उसमें छोड़ देना, लेकिन दोनों कंडीशन में कह रहा है 100 शब्दों में कीजिए, आपने 100 में ही किया है राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लिखना ही पड़ेगा 100, या 104 है तो 104 लिखिए, 88 है तो 88 लिखिए, जो आप किए हैं वो लिख जरूर दीजिए। ये नहीं लिखिएगा तो इसका मार्क्स डिडक्ट पक्का पक्की करेगा। किसको? अगर मूलांश के लिख दिए उसे नहीं काटेगा। हाँ, अगर मूलांश के भी आप लिख देते तो आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, आप लिख दीजिए, उससे कोई हानि नहीं। भाई तो कह रहे हैं 105 हो गया, 107 हो गया तो नहीं टेंशन लेना, 110 से ऊपर जाएगा तब टेंशन लेना। जैसे बात को वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए। 10 ग्राम सोना लेते, एक भर सोना अभी किन्नी हाउस से खरीदते हैं, अलंकार ज्वेलर से खरीदते हैं, वो तनिष्क से खरीदते हैं, और दूसरे सुनार के यहाँ जाते हैं। सोना तोलने का जो बॉक्स रहता है वो शीशे से बंद रहता है, एयर प्रूफ रहता है कि हवा भी उसको प्रभावित नहीं करे बटखरे को। लेकिन यहाँ आपने अगर 10 ग्राम सोना लिया है तो दूसरे बटखरे पर वो 10 ग्राम नहीं दिखेगा, पॉइंट में दिखेगा, या तो 10 ग्राम से थोड़ा नीचे पॉइंट में दिखेगा या थोड़ा ऊपर पॉइंट में। तो जो इतनी सावधानी की चीज है, जिसको प्रॉपर उसी फॉर्मेट में ढाला गया है कि ये 10 ग्राम ही उतरे, वो भी 2 तराजू पर वैरी कर जाता है। और ये शब्द है, ये शब्द में कैसे संभव होगा कि हम तौल कर लिखें या नाप कर लिखें, आप मुझे बता दीजिए। ये तो अभिव्यक्ति है। अब ये 100 शब्द जो ही आपका पूरा हो जाएगा, अगर बॉक्स आप गिन के रखिएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ 100 शब्द पूरा होने वाला। मेथड अप्लाई करिएगा, बॉक्स को इधर और इधर से मेजर कर लीजिएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि किस बॉक्स में जाकर 100 शब्द हो जाता है, अगर बॉक्स है तो जहां आपका 100 शब्द हो गया, मेरे द्वारा 100 पुर गया, तो मेरे द्वारा कह के छोड़ दीजिएगा तो क्रिया तो आई नहीं, वाक्य तो पूरा नहीं, काम पूरा किया गया, ये तो लिखना पड़ेगा। तो काम पूरा किया गया, 4 शब्द तो एक्स्ट्रा आ गए, तो ये आएंगे ही एक्स्ट्रा, और ये कंसीडर किए जाते हैं। ये कंसीडर किए जाते हैं, मतलब 5, 7, 8 शब्द नीचे ऊपर बिल्कुल हो सकता है और खूब होता है, और उस पर फुल मार्क्स मिल सकता है। ये लिखना जरूरी ही है, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं ना कि 100 शब्दों में कीजिए, आपने एकदम एक्यूरेट 100 में किया है तो भी लिखना है। हाँ, तो भी लिखना है, चेक करेगा तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, हम ज्यादा एक्यूरेसी में। जब हमने कसौटी पर सोना को या हॉलमार्क में डाल दिया है
तो अब वो 22 कैरेट ही ना उतरेगा भैया। अगर वो बिस्किट फॉर्म में है तो 24 कैरेट ही ना उतरेगा। तो वो गिन ले और गिनकर मिलान कर ले तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा खुदा न खास्ते होता। हाँ, ऐसा होगा। अब मुझे दे दीजिए और कहिए कि एक ही संक्षेपण में 2 घंटा लगे रहिए, या आपको ही दे दिया जाए तो आप भी 100 शब्द में कर दीजिएगा, लेकिन आपको तो टाइम लिमिट है ना। जैसे अगर वो रफ वर्क नहीं भी लिखा हुआ उस कॉपी में, तो संक्षेपण में ये राइट है आपका कि कॉपी के किसी भी पेज पर लास्ट में आप रफ वर्क लिखकर संक्षेपण कर सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं है उसको यूएफएम में ले जाना। मैं जो भी बात करूंगा यहां से वो ऑथेंटिक बात करूंगा। जितने बड़े संक्षेपण लिखने वाले लोग हुए हैं, जैसे डॉक्टर हरदेव बाहरी जी, डॉक्टर बचनदेव कुमार जी, डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद जी, जो भी लोग व्याकरण और भाषा के प्रख्यात लोग हैं, उन सब की बुक में ये बात लिखी हुई है कि संक्षेपण की ये प्रोसेसिंग है। आप 2 बार भी रफ कर सकते हैं, 3 बार भी रफ कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि आपको टाइम कहाँ मिलेगा। एकदम रफ वर्क लिख कर आप बेफिक्र रफ कर सकते हैं, कहीं कोई इफ बट का उसमें सवाल ही नहीं है, क्योंकि हर वह एग्जामिनर जानता है कि संक्षेपण परफेक्ट तभी होगा जब रफ वर्क हो। तो रफ वर्क अगर करते हैं तो आपको महत्व ज्यादा देगा कि इस विद्यार्थी ने परिश्रम करके काम किया है, शायद ये ज्यादा एक्यूरेट हो। रफ बिल्कुल लिखना, काट दीजिए या नहीं काटिए, रफ वर्क लिखा हुआ है तो एक्स्ट्रा पेज नहीं देगा, उसी में लिख सकते हैं। पहले देता था सीडीएस वगैरह की परीक्षा में, डिफेंस सर्विस की परीक्षा में, हाँ, क्वेश्चन में पेंसिल वगैरह लेके जाइएगा अगर अलाउ करे तो। नहीं करता है तो वो लाइनिंग करिएगा। क्वेश्चन तो इन्विजिलेटर या कोई रूम इन्विजिलेटर तो देखेगा ही देखेगा, उसको दिखाई पड़ता रहेगा। कोई पर्यवेक्षक आता है सुपरविजन में तो उसको भी दिखेगा, तो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। तो उसको क्या करना है, उसी पेन से 1 2 3 छोटा छोटा मार्क करना है। ये आप कर सकते हैं, छोटा छोटा मार्क करके, और फिर उसको ऐसे संक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं कि आप नंबरिंग कर सकते। लेकिन सवाल है कि वो ग्रामर लिखने वाला कह रहा है, जो पर्यवेक्षक आ रहा है वो हिंदी का विशेषज्ञ है, ये तो है नहीं, तो वो उसको अनफेयर मान सकता है। जैसे बाद में ना आप उसको समझाइएगा भाई प्रूफ लेकर कि संक्षेपण के जो रास्ते बताए गए हैं स्टैंडर्ड ग्रामर में, वो यही बताए गए। ये तो बाद की प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया तो है कि वो आप पर स्टेप उठा देगा, तो काम ही बिगाड़ देगा, आपका खेल ही बिगाड़ देगा। तो हमें खेल नहीं बिगाड़ने देना, वो कर भी लेना है कुशलता से, लेकिन खेल हमें बिगाड़ने नहीं देना। छोटा छोटा 1 2 3 मार्क। और जब कोई ऐसा अपीयरेंस होता है,
जब कोई ऐसा अपीयरेंस होता है तो हम दूसरे पेज पर रहेंगे। प्रश्न पत्र को, उस पेज को हम इधर उधर करके बोल्ड रह सकते हैं, हम दूसरा काम कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई नो। प्रश्न जो जमा होता है उसकी प्रक्रिया ये है कि अगर ये माध्यम लागू होगा, जैसे ये परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में संचालित होगी ना, तो आपकी कॉपी के ऊपर मीडियम रहेगा लिखा हुआ, तो मीडियम हिंदी या इंग्लिश आप चूज करिएगा। तो पहले जब सारी कॉपियां जमा होकर एक जगह जाती है, एक फिक्स सेंटर होता है जहां कॉपियों का कलेक्शन होता है, वहां जब पहुंच जाएगी कॉपियां, तब पहली प्रोसेसिंग होगी कि एमटीएस जो होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वो इंग्लिश हिंदी को अलग करेगा। मीडियम पर खाली उसको और कहीं नजर उसको नहीं डाल, केवल वो मीडियम पर नजर डाले। हिंदी दाएं फेंकेगा, इंग्लिश बाएं फेंकेगा, या इंग्लिश बाएं दाएं फेंकेगा, हिंदी बाएं फेंक के ढेर लगा दे, फिर उसको सीरियल कर दे। अगर कोडिंग होनी है तब वो कोडिंग सेक्शन में चला जाएगा, आपके ऊपर का सारा इंफॉर्मेशन ढक दिया जाएगा और उसके लिए एक काल्पनिक रोल सीरीज बनाया जाएगा। 10 अंक का, 8 अंक का, 12 अंक का, वो 2 स्टिकर रहे, एक ही नंबर के 2 स्टिकर रहे। जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 50, 10, 20, 30, 50, ये ऑर्डर में चलेगा। अब 51, 52, 53, अब इससे बढ़ता चला जाए। एक ही नंबर के 2 स्टिकर है, एक जो है सो पेस्ट होगा आपकी कॉपी पर, और दूसरा पेस्ट होगा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां से जो हटाया जाएगा उस पर, और उसको सील पैक करके वो स्पेशल सेक्शन करता है, एग्जामिनेशन का गोपनीय सेक्शन कोडिंग करता है, उसको सील पैक करके रख दिया जाता है, और कॉपी अब तब वहां से डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी एग्जामिनर्स के पास। अब उसको सीरीज में कॉपी मिलेगी, जिसको 10, 20, 30, 50 मिला है, अगर इसको 200 कॉपी मिली है चेक करने के लिए, तो यहां से शुरू होकर जहां तक अंक 200 पूरेगा वो सीरियल रहेगा। तो वो समझेगा कि एक रोल नंबर है, लेकिन कोई नहीं समझता, सारा एग्जामिनर जानता है इस प्रोसेस। वो समझता है कि ये फॉल्स स्टिकर है, ये रोल नंबर है, उसको इससे कोई मतलब ही नहीं, वो चेक करके लौटा कर दे दी। तो जब लौटा कर दे देगा तो फिर अब उस लिफाफे को खोला जाएगा, अब मिलान किया जाएगा कि इस स्टिकर नंबर का मार्क्स कितना है और ये स्टिकर नंबर किसका है, उसके नाम पर वो मार्क्स पोस्टिंग हो जाएगा। अब ये सारी पोस्टिंग ऑनलाइन होती है। पहले जब ऑनलाइन पोस्टिंग नहीं होती थी तो उसको बोला जाता अवार्ड लिस्ट। जैसे 200 बच्चों की कॉपियां मुझे मिली है, तो इसी सीरियल से, उसका ओरिजिनल रोल नंबर हमें नहीं मिलेगा, इसी सीरियल से वो 200 का अवार्ड लिस्ट मुझे मिलेगा। हाँ, तो अवार्ड लिस्ट 10-10 के रो में रहता है, ये 10 का रो रहेगा, ठीक है। सब में हम सामने मार्क्स भरेंगे, सब का यहाँ टोटल लिखना है, इन 10 का टोटल, उन 10 का टोटल, सारे 10 का टोटल हमको इसलिए लिखना है कि बीच में कोई अंक को बदलेगा तो टोटल मिलेगा ही नहीं।
समझ में आ रहा है। ऑनलाइन पोस्टिंग में अब सिस्टम आ गया है कि वो टोटल अपने उठा लेता है। आज भी टोटलिंग होती है। अब जो है, अब ये पोस्टिंग जो होती है वो एचई के संरक्षण में, हेड एग्जामिनर के संरक्षण में होती है। कैसे पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। नहीं, पहले जो था कि हमने मार्क्स कुछ भी देकर भेजा है, और आपने अगर सिस्टम वालों को मैनेज किया हुआ है तो हमने लिखा 29, उसने टाइप किया 92। अब अगर इसकी खोजबीन होगी तो ये सहज मानवीय भूल के अंदर चली जाएगी, उसको पनिशमेंट नहीं होगा। जैसे जिस विद्यार्थी को सेलेक्ट कर लिया गया है उसका जॉब प्रभावित होगा, लेकिन जिस आदमी ने चतुराई से किया है इसका जॉब प्रभावित नहीं होगा। इसको 100 कॉज मिलेगा, सस्पेंड किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि क्यों ऐसी लापरवाही हुई। वो अंडरटेकिंग भर के दे देगा कि आगे से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, उसका जॉब बरकरार रह जाएगा। लेकिन उसने कमाल किया था जान के। अब है कि एचई ही ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर डाल देता है, तो मैं ही डाल देता हूं जब पीडीएफ फॉर्म में, तो पीडीएफ को बदलना कितना कठिन होता है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उसको भी बदल लेते हैं लोग, एक से एक लोग होते हैं, बदल लेते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। तो कोशिश ये सारी की जाती है कि एक्यूरेसी रहे। लेकिन देहात में कहावत चलती है, जागल से लागल भला। आप अपने घर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए रोज रात जगते हैं। कोई रात ऐसी आएगी कि 4 बजे भोर में ही सही आपकी आंख लग जाए, और वो हमेशा लगा हुआ है, तो वो उसी समय अटैक बोलेगा और अपना काम साध कर चला जाएगा सिंधमारी कर। तो उतने परसेंट को लेकर हम नहीं चल सकते। हमारी सरकार ने क्या नहीं किया, ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन डाल दिया है सरकार ने कि कैमरे की नजर में अगर आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, आपको फाइन लग जाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि कैमरा कहाँ कहाँ है, तो हम गाली बदल देंगे, तो ये तो दूसरा विकल्प हुआ ना भाई। अब गंगा ब्रिज पर हमने सुना, कितना ऑथेंटिक है पता नहीं, हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाइयों ने वसूली के समय उन्होंने सिस्टम बनाया रखा हुआ था कि कैमरा का फ्रंट गंगा की तरफ घुमा देते थे। तो कहाँ का, कल मैं लड़कर आया, ये राजेंद्र नगर जो धनुष पुल है ना, धनुष पुल से मुझे इधर टर्न लेना है, और उधर जाएंगे तो राजेंद्र नगर टर्मिनल चल जाएंगे। तो उसने एक मोटरसाइकिल को पार्क कर किया, फिर हाथ डाल दिया, फिर एक कार को पार किया, फिर हाथ डाल दिया। अब मैं 5-7 के पीछे था, तो मेरी बारी जब आई तो मैंने वहां ब्रेक लगा दिया और मैंने पूछा कि भैया इरादा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे? का मतलब
कि मैं रोज यहां से गुजरता हूं। आप लाचार और दिवस लोगों से वसूली करते हो। अब मैं देख कर चला जाता हूं, ये मेरी सज्जनता है, लेकिन मैं भी स्टेपिंग जानता हूं और अलर्ट रही। एक बुजुर्ग थे, अभी वो बदल गए, उसी टर्मिनल पर थे। उनको मैंने कहा था कि ये चंदा वसूली बंद कर दीजिए आप भाई जी, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये एक अभी मछुआ टोली मोड़ पर कम गया है, अभी वो ग्रुप में रहते थे और एक दिन उन्होंने मुझे केवल रोका था। मैंने रोक के पेपर दिखला दिया, संतुष्ट उनको कर दिया और दूसरे दिन से मैं रोज वहां आकर एक बार गाड़ी लगा देता था बाएं में और पूछता था कि आज का समाचार बताइए। हुआ कुछ कि खाली रहे। 4 दिन के बाद वो हमारा टाइम पकड़ लिए। उस टाइम में वो दूसरी तरफ देखते थे, वो रोड पर देखते ही नहीं थे। तो वो ताकत रखनी पड़ती, परफेक्ट रहना पड़ता। मैं पॉल्यूशन भी फेल नहीं होने देता। कल की डेट है तो आज ही मैं उसको प्रॉपर करा, इसलिए मुझे कोई कर। तो पहले आप परफेक्ट होइएगा, मजबूत होइएगा, तभी किसी को आप कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते। टोटल निचोड़ आपका ये है कि ये जो आपकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, समझ गए? ये कोई भी आदमी करेगा तो फर्स्ट स्टेप में 100% परफेक्ट नहीं, लेकिन अगर पॉइंट में हम मार्क करें तो मे भी कि कुछ नहीं छूटे, हाँ 5-7 शब्द आगे पीछे हम रह सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से चलना है। बॉक्स नहीं रहेगा तो प्लेन में ऐसे लिखेंगे, बॉक्स रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना? अब कल फिर एक पत्र लेखन की निबंध क्या करोगे? तो अभी पत्र, ठीक।